गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं सुनील कुमार सिंह, सिद्धार्थ नगर बीएमसी हिंदी स्कूल मुंबई से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट का प्रथम लेक्चर है और आज हम सौभाग्य से उस टॉपिक को टच करेंगे, उस टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि भारतीय इतिहास में जो लिखा गया है वो स्याही से नहीं बल्कि उस समय के हमारे देशभक्त वीरों ने, किसानों ने, मजदूरों ने अपने रक्त से लिखा है। वो हमारा, जैसा कि आप अब समझ गए होंगे कि वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम ज्योत जगाए थे और उसको हम कहते हैं 1857 का प्रथम युद्ध और स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध। कभी कभी इसको 1857 की क्रांति या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, गदर भी कहा जाता है। तो 1857 का गदर, इस तरह से आज हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 1857 की क्रांति या सिपाही विद्रोह के बारे में। ये पहले हमें जान लेना चाहिए साहब सभी को कि 1857 की क्रांति की पूर्व की क्या स्थिति थी। 1857 के ऐसा नहीं था कि अचानक से विद्रोह भड़क उठा। उसके पहले हमारे देश पर अंग्रेज आए, व्यापारी बन के धीरे धीरे हमारे देश पर उन्होंने अपना शिकंजा कसना शुरू किया और देश के लोगों को सताना शुरू किया। लोगों के दिल में असंतोष की अग्नि रह रह के धधक रही थी। चाहे वह उड़ीसा के पाइक प्रणाली जो अस्तित्व में थी, वहां के लोगों का विद्रोह, पाइकों का विद्रोह हो, चाहे उमाजी नाइक के नेतृत्व में किसानों का विद्रोह हो जो कि पुणे, सतारा, अहमदनगर, सोलापुर के आसपास था। और बाद में उमाजी नाइक को बंदी बना के फांसी दे दी गई। इससे लोगों को बहुत कष्ट हुआ। महाराष्ट्र में भील, कोली, पिंडारी, ये सभी 1857 के विद्रोह के पहले की स्थिति में संघर्ष कर चुके थे। और बहुत सारी जगहों पर, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दक्षिणी भारत में भी किसानों ने संघर्ष किया, फकीरों ने संघर्ष किया। और सबसे बड़ी बात, बंगाल में उस 1763 से लेकर 1857 के कालखंड में जो सन्यासियों और फकीरों के नेतृत्व में किसानों ने संघर्ष किया था, इसलिए हुआ कि बंगाल में सबसे बड़ी चीज थी 1770 में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। सरकार ने उसका कुछ भी ध्यान नहीं दिया। गरीब जनता भूखों मर गई। लाखों लोग मर गए, लेकिन गवर्नमेंट ने उस कुछ ध्यान नहीं दिया। इससे लोगों के दिलों में असंतोष की भावना बलवती होती गई, बढ़ती गई। आगे चल के अंग्रेजों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे लोगों ने हमारे देश का शोषण शुरू कर दिया पूरे व्यापारिक दृष्टि से, और फूट डालो राज करो की बात करने लग गए। आगे 1857 में हम देखेंगे कि स्वतंत्रता का जो दावानल धधक उठा था वह प्रचंड और प्रलयंकारी चिंगारी के रूप में फूटा। क्यों फूटा, कैसे फूटा, उसके लिए बहुत सारे कारण थे। उन कारणों को अब हम एक एक करके समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई एक महान विद्रोह था। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस लड़ाई में बहुत सारे रियासतों ने, किसानों ने, मजदूरों ने भाग लिया था। और यह लड़ाई 1857 में, पहले हम देखते हैं कि अंग्रेजों का उस समय शासन कहाँ कहाँ था, जो पीले रंग से आपको दिखाई दे रहा है। और यह लाल बिंदी जो है
ये युद्ध कहाँ कहाँ हुए थे उसके महत्वपूर्ण स्थान को दिखाया जा रहा है। मेरठ, मथुरा, बरेली, इटावा, लखनऊ, अवध, दीनापुर, जगदीशपुर, बहरामबाग, ढाका, चटगांव। यह ध्यान रखिए उस समय ढाका चटगांव का क्षेत्र जो आज बांग्लादेश में है वो हमारे देश का एक अंग हुआ करता था। वहां पर भी अंग्रेजों का शासन था। लाहौर, पेशावर, शिकारपुर, कराची, ये जो आज पाकिस्तान में है उस पर भी हमारे देश के अंदर ही था वो, और अंग्रेजों का शासन था उस पर भी, और वहां पर भी युद्ध 1857 का लड़ा गया था। और सतारा, कोल्हापुर, नरगुंद, औरंगाबाद, जैसा कि मैप में आप देख रहे हैं, सब जगह इस तरह से युद्ध हुआ। 1857 में विद्रोह फैला था। तो इस विद्रोह के कारण क्या थे? इस विद्रोह के प्रमुख कारण थे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण, सामाजिक कारण और तात्कालिक कारण। तो हम पहले समझेंगे कि ये राजनीतिक कारण क्या थे। राजनीतिक कारण थे उस समय की जो अंग्रेजों की नीति थी। भारतीय राजाओं की बहुत सारा 1757 में अंग्रेजों ने कई राज्य हड़प लिए, और बाद में डलहौजी की जो नीति थी अनेक, और उसके कारण उत्तराधिकार के नियम को अमान्य कर दिया। सतारा, नागपुर, झांसी की रियासतों और वहां के शासकों के अधिकार को अमान्य करके उसको अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। इसको अंग्रेज डलहौजी की हड़प नीति के रूप में जानते हैं। और अगला है अयोध्या के नवाब को गद्दी से हटा दिया। आर्थिक कारण क्या थे? यह बहुत बड़ी बात है। अंग्रेज व्यापारी थे और वो अपने स्वार्थ के लिए हमारे देश के धन और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करके और इंग्लैंड ले जाते थे, और वहां पर उन्होंने अपने देश में औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। और बहुत से अंग्रेज अपने आय में वृद्धि करने के लिए किसानों पर टैक्स लगाते थे, इंग्लैंड का माल हमारे देश में खपाते थे, और इससे अंग्रेजों को बहुत लाभ होता था। लेकिन हमारे देश का जो मजदूर था, हमारे देश का जो हस्तकला उद्योग था, एकदम से बैठ गया, नष्ट हो गया, जिससे बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ने लगी। सबके मन में अंग्रेजों के सत्ता के विरुद्ध एक असंतोष की भावना बलवती हुई। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। किसानों से देखिए जबरदस्ती राजस्व वसूली जाती थी। परिणाम हुआ व्यवस्था, हमारी कृषि व्यवस्था थी, चरमरा गई। और कृषि व्यवस्था जो चरमरा गई तो उसके चलते भूखमरी होना स्वाभाविक था, लोग भूखों मरने लगे। आप और कोई सुविधा नहीं मिलती थी सरकार से, खाली राजस्व लेना और उनके अनुसार खेती करना। उद्योग धंधों पर बहुत सारे टैक्स लगाए गए। हस्तकला, हमारे देश की हस्तकला बहुत विकसित थी। हमारे देश का वस्त्र उद्योग उस समय बहुत विकसित था, और उस पर जो टैक्स लगा दिया गया, क्यों लगाया गया, ये इसके बारे में बहुत ध्यान देने की चीज है। इंग्लैंड में जो कल कारखाने स्थापित हो रहे थे, वो अपनी वस्तुएं ला करके, अपने बने बनाए माल ला करके हमारे देश में डंप कर देते थे, बेच देते थे, और हमारे देश के जो हाथों से बनी हुई चीजें थी उसके सामने नहीं टिक पाती थी, और हमारे देश से कच्चा माल ले जाते थे वो लोग। इससे हस्तकला उद्योग और वस्त्र उद्योग पर बहुत ही बड़ा आघात हुआ। अब देखिए सामाजिक कारण भी थे। हमारे भारतीयों को लगा कि अंग्रेज हमारे रीति रिवाजों, परंपराओं और रूढ़ियों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सती प्रथा पर रोक लगाना, विधवा विवाह को पुनः से फिर से मान्यता देना, जैसे ये कानून सामाजिक दृष्टि से तो अच्छे थे, यह बात सच है, लेकिन उस समय का जो समाज एक परंपरावादी समाज था, उसको लगा कि अंग्रेज हमारी जीवन पद्धति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए भारतीय असंतुष्ट हो गए। ये ऐसे बहुत से सामाजिक कारण थे। और सैनिक कारण, जैसा कि आप देख रहे हैं,
अंग्रेज सैनिक कैसे तना हुआ खड़ा है, हमारा सैनिक एकदम है, लेकिन उसको सुविधाएं नहीं दी जाती थी, भेदभाव किया जाता था, बहुत बड़ा भेदभाव था। वेतन भत्ते, वेतन मतलब पगार, जो यहाँ की भाषा में समझ लीजिए, पगार हुआ, सैलरी अंग्रेजों की तुलना में बहुत कम दी जाती थी। प्रमोशन नहीं दिया जाता था, सूबेदार के पद से कभी आगे नहीं बढ़ पाते थे। शुरू में भारतीय सैनिकों को तो भत्ते मिलते थे, लेकिन वो धीरे धीरे कम कर दिए जाते थे। इससे हमारे देश के सैनिकों में बहुत ज्यादा विद्रोह और असंतोष बढ़ा। और तुरंत का कारण क्या था, यह बहुत विशेष बात है। हमारे भारत उस समय की सेना में दूर तक मार करने वाली इनफील्ड जो बंदूकें आई थी 1856 में, उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई, और यह एक अफवाह फैल गई। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों जो सैनिक थे हिंदुस्तान के, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, उसमें असंतोष का निर्माण हुआ, जिसके चलते हमारे देश के सैनिकों ने विद्रोह और करने का ठान लिया। और वह दावानल कब भड़का, जब बैरकपुर मेरठ की छावनी बैरकपुर में मंगल पांडे ने मैदान पर ही पहला शॉट फायर किया। उन्होंने उस कारतूस को यूज करने से मना कर दिया था, लेकिन अंग्रेज शासक इस बात को माने नहीं, और जिसके चलते उन्होंने अपने बंदूक से गोली उस ऑफिसर को मारी, और उनको पकड़ करके मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई। यह बात बहुत तेजी से फैली, चारों तरफ आग की तरफ फैल गई, और मेरठ छावनी के हमारे भारतीय सैनिक जो थे उस समय दिल्ली की तरफ कूच किए। वहां जब रास्ते में जा रहे थे तो बहुत सारे लोग उनसे मिलते गए, और इस तरह से आगे बढ़ते हुए सैनिकों ने दिल्ली की तरफ कूच किया, और 12 मई 1857 को सैनिकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया। और जब सिपाहियों ने दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया, तो भारत के सम्राट के रूप में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को घोषित किया, और उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ने का निश्चय किया, और भारत का सम्राट उनको माना गया, उनकी घोषणा की गई। इस तरह से यह स्वतंत्रता युद्ध दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली पर उन्होंने अपना आधिपत्य कर लिया, और यह लड़ाई अब फिर चारों तरफ फैलने लगी। लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली, झांसी में विद्रोह हो गया। बाद में यह आग साउथ में, दक्षिण भारत में भी जली गई। नागपुर, सतारा, कोल्हापुर, नरगुंद ऐसे स्थानों पर बहुत विद्रोह हो गए, और जिसके चलते यह पूरे देशव्यापी लड़ाई शुरू हो गई। और 1857 में खानदेश में कजार सिंह के नेतृत्व में भीलों ने विद्रोह किया, और उन्होंने लड़ाई शुरू की। शंकर शाह ने इस युद्ध में भाग लिया। यह सबसे खास बात थी, खानदेश में वहां की 400 महिलाओं ने, आदिवासी भील महिलाओं, इस युद्ध में शामिल हुई थी। इस तरह से आप समझिए कि शहरों से लेकर के दूर दराज के जंगल तक भी, आदिवासी क्षेत्रों तक यह लड़ाई फैल गई। और इसके प्रमुख केंद्र देखे, हम दिखा रहे हैं इसको। मेरठ पहला शुरुआत हो गई, दूसरा दिल्ली, तीसरा अवध, जो आज अयोध्या का क्षेत्र है, लखनऊ का क्षेत्र है, उस समय अवध कहा जाता था। कानपुर का क्षेत्र, झांसी, ग्वालियर, और कई आम लोग जैसे किसान, कारीगर इस विद्रोह में सम्मिलित हो गए। सबके दिलों में उस समय अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बिल्कुल असंतोष व्याप्त था। तो इस तरह से महत्वपूर्ण। और युद्ध का नेतृत्व देखिए, युद्ध का नेतृत्व किन लोगों ने किया, बहुत ध्यान से देखिए। युद्ध
का नेतृत्व तात्या टोपे, उस समय हमारे तात्या टोपे जो थे, और नाना साहब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, इन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया। जैसा कि आप जानते हैं कि जब जब दिल्ली पर कोई आपत्ति आती रही तो हमारे महाराष्ट्र के वीरों ने, मराठों ने वहां जाकर के युद्ध किया है। साम्राज्य निर्बल था। 18वीं शताब्दी में नादिर शाह अब्दाली जैसे विदेशी शासक जब आक्रमण किए और मुगल शासक उस समय के उनका विरोध नहीं कर सके, उनसे युद्ध नहीं कर सके, तो उनको ध्यान में रखकर मराठों ने विदेशी आक्रमण से भारत की रक्षा के लिए बागडोर अपने हाथों में ली। उसी भूमिका को निभाते हुए 1857 में पानीपत की लड़ाई में, जैसा आपको याद होगा, मराठे पानीपत की लड़ाई में लड़े और 1857 के स्वतंत्रता युद्ध में मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने में असमर्थ हैं। यह ध्यान में आने पर हमारे नाना साहेब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ने 1857 में स्वतंत्रता युद्ध की बागडोर अपने हाथ में ले ली। और इस तरह से यह युद्ध स्वतंत्रता युद्ध में के रूप में पहले स्वतंत्रता युद्ध को इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। और इस युद्ध में सबसे बड़ी खासियत एक थी, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का एक बेमिसाल उदाहरण मिलता है। हमारे देश में ये जो गंगा जमुनी तहजीब और संस्कृति आगे बढ़ी, उस स्वतंत्रता आंदोलन के पहले से नींव चली आ रही थी। इस युद्ध में हिंदू मुस्लिम एकता के दर्शन होते हैं। मौलवी अहमद उल्ला, कुंवर सिंह, मुगल सेनापति वक्त खां, बेगम हजरत महल ने बहुत सी जगहों पर नेतृत्व किया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, पश्चिम बिहार, जहां से कुंवर सिंह आते हैं। कुंवर सिंह ने इतनी 80 साल की उम्र में नौजुवकों को लज्जित करने वाला युद्ध लड़ा और उन्होंने दिखाया कि अगर मातृभूमि जन्मी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी की भावना से प्रेरित होकर के उन्होंने पूरे उस नेतृत्व प्रदान किया और युद्ध किया, और बाद में युद्ध करते हुए उन्होंने वीर गति प्राप्त किया। इस तरह से अब यह युद्ध इतना व्यापक हो गया था कि इसके बॉन्डर के रूप में अंग्रेजी शासन एकदम से लगा कि अब समाप्त ही हो जाएगा। लेकिन अंग्रेज बड़े ही चतुर थे, वो भी अपनी व्यवस्था में लगे हुए थे और फिर उन्होंने इस विद्रोह की रोकथाम की कोशिश शुरू कर दी। रोकथाम के लिए देखिए, विद्रोह की रोकथाम कैसे हुई। हमारे शुरू में तो सैनिकों को सफलता मिलती गई, लेकिन अंग्रेजी सत्ता की संख्या, उसमें सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, उनके पास प्रशासकीय शक्ति बहुत अच्छी थी। इस तरह से अंग्रेज जो है, हमारे देश के जो भारतीय थे, अपने प्राण से पूरे जीवन से लड़े, लेकिन राजा, महाराजा, सेनापति, जनता, जमींदार, सैनिक, किसान सभी लड़े। लेकिन इसमें एक कमी थी, यह हमारा जो स्वतंत्रता का पहला युद्ध था, समय के पूर्व जो प्लान किए थे उससे पहले शुरू हो गया था, और इस तरह से नियोजन में थोड़ा गड़बड़ी हो गई और अंग्रेजी सत्ता और सैनिक संख्या के आगे ये लोग बाद में टिक नहीं पाए। और अंग्रेजों ने भी विद्रोह का जो दमन किया, सारी नीतियों को अपनाया, साम दाम दंड हित सब तरह से, और शुरू के जो आघात अंग्रेजों को लगे उससे वे संभल गए और वो अगले 6 महीनों में ही अपने हारे हुए सभी स्थानों को फिर से जीत लिया। और इसमें रानी लक्ष्मीबाई कहते हुए मन में एकदम वीरता का भाव आ जाता है। कुंवर सिंह अहमदुल्ला ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया। बहादुर शाह जफर को रंगून के कारावास में रख दिया गया। नाना साहब और बेगम हजरत महल को नेपाल में जाकर उन्होंने शरण लिया।
और कि एक विश्वासघात के कारण हमारे देश के लाडले तात्या टोपे को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। तात्या टोपे देश के लिए एमपी में पकड़े गए और देश के लिए उनको फांसी दे दी गई और वो लगातार 6 महीनों तक युद्ध को लड़ते रहे अकेले दम पर, और उसका परिणाम घात के चलते उनको फांसी दी गई। इस युद्ध का शुरुआत सैनिकों के असंतोष से हुआ, बाद में किसान, कारीगर, सामान्य जनता, आदिवासी अंग्रेजों के विरोध में सब खड़े हो गए और अंग्रेजों के अन्याय को समाप्त करने के लिए सभी भारतीयों ने युद्ध किया। और इस युद्ध में हिंदू, मुस्लिम, विभिन्न जनजातियों ने पूरी शक्ति के साथ जो खड़े हुए थे। इससे अंग्रेजों को दूर भगाने का एक लक्ष्य था और स्वतंत्रता की प्रेरणा, इसीलिए इस युद्ध को व्यापक राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हुआ। अब हम इसको ध्यान देना चाहिए हमें कि इतना बड़ा विद्रोह और इस स्तर पर लड़ा गया, सभी लोगों का योगदान था, उसके बाद यह विफल क्यों हो? अंग्रेज उसको रोकने में सफल कैसे हो गए? हमें इसके बारे में बहुत ध्यान देना होगा। पहली बात, युद्ध का जो प्रसार था बहुत सारी जगहों पर नहीं हो पाया भारत में। जैसे राजपूताना उस समय का जो कहा जाता था, उसमें भारत इसका प्रसार नहीं हो सका, और युद्ध पश्चिम बंगाल में प्रसार नहीं हो सका, पूर्वोत्तर भारत में भी नहीं हो सका। और दूसरी बात थी कि इसमें सर्वमान्य नेताओं का अभाव था। सैनिक अपने से जाकर के बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित किए और अपना नेता माने, और उसके बाद पूरे देश में जब युद्ध की व्याप्ति हुई तो उसमें कोई सर्वमान्य नेता नहीं थे, और अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपने विद्रोह जैसी लड़ाइयां लड़ी। और इसके बाद था रियासतदारों के समर्थन का अभाव। उस समय अंग्रेजी सत्ता से त्रस्त जनता, सामान्य जनता त्रस्त थी, त्रस्त रियासतदार भी थे, लेकिन ध्यान देने की बात है, उसमें से कुछ रियासतदार जो थे वो अंग्रेजी सत्ता के प्रति निष्ठावान बने रहे। उन्होंने अपनी निष्ठा अंग्रेजी सत्ता से हटाई नहीं, जिसके चलते अंग्रेजों को युद्ध विफल हो गया और अंग्रेजों को सफलता मिली। अंग्रेजों के किसी ने कहा, उस समय का अधिकारी था, कि रियासतदारों ने एक तरंग रोध का काम किया, नहीं तो हम तो पहले ही तूफान में उखड़ गए थे। आगे है सैनिकी कूटनीति का अभाव। हमारे उस समय की लड़ाई में अंग्रेजों की जो कूटनीति थी बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारे यहाँ वीर तो थे, शौर्य उनमें भरा हुआ था, लेकिन उचित समय पर दाव पेच खेलना उनको नहीं आया, और अंग्रेज इसमें माहिर थे। और दूसरी बात थी कि हमारे सैनिकों के पास पर्याप्त अस्त्र शस्त्र नहीं थे। अंग्रेजों के पास बहुत ज्यादा अस्त्र शस्त्र थे, उनके पास अनुशासनबद्ध सेना थी और आधुनिक शस्त्रों और अनुभवी सेनानी थे। उनके पास सबसे खास बात है संचार व्यवस्था संचार व्यवस्था थी, और उन्होंने इस तरह से संचार व्यवस्था का फायदा लिया और नियंत्रण करने में बड़े ही आसानी से उन्होंने नियंत्रण करने की कोशिश की। युद्ध, इससे हमें पता चलता है कि युद्ध कभी भी केवल वीरता और शौर्य से नहीं, बल्कि उसके साथ साथ युद्ध में कूटनीति, दाव पेंच और की भी बहुत सारी जरूरत होती है। इसके अलावा था युद्ध की विफलता के कारण अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां अंग्रेजों के अनुकूल थी। रूस में अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई चल रही थी उसको क्रिमियन का युद्ध कहा जाता था। इसमें अंग्रेज विजयी हुए और विश्व के कई देशों के साथ उनका व्यापार चलता था। अंग्रेजों के पास बहुत तगड़ी नौसेना थी। नौसेना मतलब नेवी, जल सेना। नौसेना का अर्थ है जल सेना। समुद्र पर उनका बिल्कुल आधिपत्य था।
और विद्रोहियों के पास ये सब चीजें नहीं थी। इस साधनों की कमी के कारण और असंगठित विद्रोह होने के कारण हमारे वो जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था विफल हो गया और अंग्रेजों को सफलता मिली। इस तरह से इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? इसमें परिणाम क्या हो गया कि स्वतंत्रता युद्ध का जो परिणाम था, जुलाई 1858 तक विद्रोह पूरी तरह से दबा दिया गया, कुचल दिया गया। बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके बाद बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और हमारे उनको पकड़ करके रंगून में कारावास में डाला गया। और उन्होंने, बहादुर शाह जफर विद्वान थे, उन्होंने वहां जाके लिखा भी कि 2 गज जमीन भी नहीं मिली खाके हिंदुस्तान में, और उनकी कब्र वहां बनी। तो इस तरह से इसका परिणाम ये हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। जनरल नॉलेज में जो प्रश्न आते हैं उसके दृष्टि से ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है और याद करिए, विभिन्न परीक्षाओं में हमने इसको देखा है कि 1858 ईस्वी में ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त कर दिया। गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय के पद का उन्होंने निर्माण किया और पहला गवर्नर, अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड कनिंग। और पहला वायसराय भी लॉर्ड कनिंग हुआ। 4-5 लोगों का नाम डाल के और पूछ दिया जाता है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ABCD करके, तो कई बार मुझको मिला। या ऐसे पूछते हैं कि पहला वायसराय कौन था, और फिर ABCD करके डलहौजी, लॉर्ड कनिंग और विभिन्न नाम, कार्नवालिस, इस तरह से 3-4 नाम डाल देंगे तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कनिंग थे और पहले वायसराय भी लॉर्ड कनिंग थे, वही थे। साथ ही भारत में शासन चलाने के लिए एक भारत मंत्री का पद बनाया गया और वह इंग्लैंड में रहते थे। ध्यान दीजिए, तो इंग्लैंड में भारत मंत्री का वहां की कैबिनेट में एक पद बनाया गया। जैसे आजकल होता है गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, बहुत तरह के पद हैं ना, जैसे मिनिस्ट्री में है दिल्ली में। उस तरह से उस समय के जमाने में भारत के लिए एक मंत्री का पद बनाया गया और वह मंत्री हमारे देश में शासन चलाता था इंग्लैंड में बैठकर, और वायसराय उसको रिपोर्ट करता था। तो इस तरह से उसके बाद महारानी विक्टोरिया ने उस समय एक घोषणा पत्र भी जारी किया और उन्होंने कहा, भारतीयों को संबोधित करके एक घोषणा पत्र जारी किया और घोषणा पत्र में उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी भारतीय हमारे प्रजाजन हैं, सभी भारतीय हमारे प्रजाजन हैं और वंश, धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सरकारी नौकरियां गुणवत्ता के आधार पर दी जाएंगी। ध्यान दीजिए, विक्टोरिया ने उस समय इस बात का जिक्र किया है कि जाति, धर्म, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सरकारी नौकरियां गुणवत्ता के आधार पर दी जाएंगी और धार्मिक मामलों में भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। एक बात और थी, उस समय के रियासतदारों के बारे में सुनिए। बहुत सारे रियासतदार जब विद्रोह हुआ तो युद्ध में सम्मिलित हुए और कुछ ऐसे भी थे जो युद्ध में सम्मिलित न होकर के अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान बने रहे।
उसका परिणाम, उसका फल उनको इस घोषणा में मिलता है। उनके साथ, रियासतदारों के साथ जो अनुबंध किया जाता था, उसको पालन करने की बात रानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में कही, और किसी भी कारण ये रियासतें समाप्त नहीं की जाएंगी, ये भी बात उन्होंने इसका वादा किया। जबकि पहले रियासतों के साथ जो अनुबंध किए जाते थे उस पर अंग्रेज पालन नहीं करते थे और उनको तरह तरह से सताते थे। उसी का परिणाम था कि जो झांसी की रानी, ग्वालियर में झांसी का विद्रोह हो गया, उनके दत्तक पुत्र को मानने से अंग्रेजों ने इनकार कर दिया था। अवध के नवाब को इसलिए हटा दिया गया कि भाई आपके पास प्रशासनिक क्षमता नहीं है, और बहुत सारे लोगों को, सतारा, नागपुर, वहाँ के लोग, राज्यों को जो हड़पा गया, इसी कारण हड़पा गया। डलहौजी ने लोगों पर अकर्मण्यता, अपना प्रशासनिक क्षमता, इस तरह की बहुत सारी चीजों को आरोपित करके अपने अंग्रेजी राज में। जी, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि स्वतंत्रता युद्ध के परिणाम क्या हो। तो रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की चर्चा हो रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था, जिसमें उन्होंने लोगों से वादा किया था कि हमारे देश के जो लोग हैं उनको, उनके साथ वंश, धर्म, जाति और स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और सरकारी नौकरियों पर गुणवत्ता के आधार पर रखा जाएगा। धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। रियासतदारों के साथ जो अनुबंध किए जाएंगे उसको पूरा किया जाएगा। मैं कह रहा था कि उन्होंने जो रियासतदारों की बात कही, जो रियासतदारों की बात कही थी, वो उसमें पहले ऐसा होता नहीं था, लेकिन इस विद्रोह के बाद रियासतदारों के प्रति अंग्रेजी सत्ता थोड़ा नरम पड़ती दिखाई दे रही है। पहले भी थी लेकिन अब ज्यादा ही नरम पड़ने लगी। और पहले लेकिन उन्होंने लोगों का, उनका राज हड़प लिया था बहुत सारी जगहों पर, इसीलिए कुछ रियासतदार विद्रोह में सम्मिलित हुए, लेकिन बहुत सारे रियासतदार विद्रोह में सम्मिलित नहीं हुए। इससे विद्रोह कमजोर पड़ गया था। उसका फायदा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि रियासतदारों के साथ जो अनुबंध होगा उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा और किसी भी कारण से रियासतों को समाप्त नहीं किया जाएगा। और अगला था, भारतीय सेना की फिर से रचना की जाएगी। उस समय की जो भारतीय सेना थी उसमें अंग्रेजों की संख्या, अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई, और महत्वपूर्ण पदों पर जो मुख्य पद थे, मुख्य नौकरियां थी, उस पर अंग्रेज अधिकारियों को बिठाया गया। और उसमें तोप खाना जो था, उस जमाने में तोप खाना बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था। उस पर केवल अंग्रेज होते थे उसमें, और भारतीय नहीं रखे जाते थे। और सेना की टुकड़ियों को, अभी ध्यान दीजिए, सेना के टुकड़ियों को जाति के अनुसार विभाजित कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के बाद, रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के बाद भारतीय सेना की जो पुनर्रचना हुई, अंग्रेजों ने भारतीय सेना को, जो एक पूरे भारतीय सेना के रूप में थी, अब भारतीय सेना को जातियों के आधार पर विभाजित किया गया। भारतीय सैनिक इकट्ठे विद्रोह न कर सके, इसका ध्यान रखा गया और इसकी सावधानी रखी गई। बहुत से नीतिगत परिवर्तन किए गए और नीतिगत परिवर्तन किए गए। हाँ, और इस ऐसी सावधानी बरती गई कि अंग्रेज भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साथ ही भारतीय समाज के में यह नीति को एक जगह से इकट्ठा नहीं होगा, ऐसा कोशिश किया गया। भारतीयों को जाति, धर्म, वंश के नाम पर हमेशा इसमें आपस में लड़ाइयाँ होती रहेंगी, एक दूसरे के प्रति मन इनके कलुषित होते रहेंगे। और अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा, एक जैसे आज का स्लोगन होता है ना, स्लोगन, नारा होता है, वोट डालो और राज करो, वोट डालो राज करो, यह सूत्र अपनाया। और हमारे देश में उन्होंने बहुत दिनों तक इस तरह से शासन किया। और 1857 की जो लड़ाई हुई, हमारे देश के जो उस समय के वीर थे, जो अपने मातृभूमि पर हमेशा हमेशा के लिए निछावर हो गए, बलिदान हो गए,
उन्होंने यह लड़ाई लड़ी और काफी संघर्ष किया, प्राण प्रण से लड़े, चाहे वो मजदूर थे, किसान थे, रियासतदार थे, और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र और स्वधर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत कोशिश किया। हार गए, लेकिन मेरे अनुसार वो हार के भी जीत गए। हार के जीत क्यों थी? कि इस जीत में थी कि उन्होंने हमें एक संदेश दिया। संदेश ये दिया कि हमारा देश अब संगठित होकर अगर लड़ता है तो अंग्रेजी सत्ता का हम विरोध करना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। उस समय की सेना जो विद्रोही सेना थी उसमें हिंदू अधिक थे, लेकिन उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह माना। बख्त खां, अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल ने अपने देश के लिए सर्वश्रेष्ठ अपना दान किया, सर्वश्रेष्ठ बलिदान किया। तो यह हमारे समाज में था, लेकिन अंग्रेज बड़े ही कूटनीतिक ढंग से, बड़े ही चालाकी से इस बात को बाद में कोशिश किए कि ये इकट्ठा न हो सके, इसमें फूट डालो और आपस में लड़ाओ और इनके ऊपर राज्य करो। भारत में राज्य करने का सबसे अच्छा तरीका उन्होंने ये खोजा था और बहुत दिन तक इसमें सफल भी रहे। लेकिन 1857 की जो लड़ाई थी हमारे आगे के आने वाले आंदोलनों के लिए, और जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम है उसके आगे, जो हम आज 1947 15 अगस्त 1947 के जो हमें आज़ादी मिली, उसके पहले के जितने आंदोलन किए गए, उसके लिए 1857 का जो युद्ध था एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में मिला, एक ऐसे दीपक के रूप में दिखाई दिया जिसके चलते हम, हमारे आगे आने वाले हमारे नेताओं ने उससे प्रेरणा लेते हुए अपना संघर्ष किया, आंदोलन किया और सफलता प्राप्त। इस तरह से ये पूरे पाठ में हम देखते हैं कि यह युद्ध जो था हमारे पूरे देश की जनता के एक सम्मिलित युद्ध था। अंग्रेजों को हटाने में करीब करीब सफलता मिल गई थी, थोड़ी सी कसर रह गई थी, और अंग्रेजों के अंदर जो उनका संगठनात्मक ढांचा था वो बहुत मजबूत था और हमारे यहाँ कमजोर था। इसलिए हमें एक साथ रहना चाहिए, संगठित होकर के अपने राष्ट्र की रक्षा करना चाहिए। अगर वो लड़ाई आज हुई और हमारे उस समय हुई जो आज हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, आज भी हमें वो एक ऐसे प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करती है कि लोगों को प्रेरित करती है कि अपने राष्ट्र की आन बान शान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दो। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। तो आगे हम देखते हैं युद्ध के परिणाम क्या हुए। और नेक्स्ट पर, हाँ, अभी देखिए इस तरह से इस पूरे पाठ को हमने एक तरह से आपके सामने प्रस्तुत किया, और इसको अगर आप करेंगे तो घर में प्रश्न भी है लिखने के लिए कुछ, कि 1857 के युद्ध में हमारे भारतीय विफल क्यों रहे। मैंने बहुत सारा इसके बारे में चर्चा किया, और इस युद्ध के, स्वतंत्रता युद्ध के परिणाम क्या थे। परिणाम, इसको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रूप में आप लिख सकते हैं। हमें इससे प्रेरणा भी मिली, हमें संगठित होने का, युद्ध करने की, और उसके अलावा जो कमियां थी उसको जान करके बाद में उसमें सुधार करके भी अपने को आगे बढ़ने की बात हुई। और विफलता, इसी में विफलता का भी उत्तर छिपा हुआ है कि हम समय से पहले जो हमारा प्लानिंग थी उसके पहले ही हम शुरू कर गए, नियोजन से पहले ही विद्रोह हो गया। सैनिकों के पास अस्त्र शस्त्र की कमी थी, अंग्रेजों के पास धन और सैनिक दोनों ही अधिक थे, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां उनके अनुकूल थी, इसलिए भारतीय सैनिक विफल हो गए। साथ ही भारतीयों में बहुत सारी जगहों पर विद्रोह फैला नहीं, और वहाँ की रियासतों ने और केंद्र में, पूर्वोत्तर भारत में और दक्षिण में, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं हो पाया, और वहाँ पर व्यापक रूप से युद्ध फैला नहीं।
तो उपक्रम के रूप में हम भारत के मानचित्र को लेंगे और उसमें 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उसको हम भरें और समझें कि उस लड़ाई में क्या हुआ, कैसे हुआ। अब इसमें मैं चाहूंगा कि आप अगर कोई सुझाव हो और कोई किसी को शंका हो तो अपनी पूछ सकते हैं, रख सकते हैं। सर हेलो।